बच्चों, बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का सिलेबस है। राजा राव द्वारा लिखा गया नावल आपका कांतापुर, और उस सीरीज में हमने एक दो वीडियोस भी बनाए हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानना होगा। जैसा कि आपको पता है कि आपके कांतापुर जो नावल है उसमें जो स्टोरी है वो टोटल 19 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ध्यान रखें, 19 चैप्टर। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके कैसे काम आएगी? या तो कहीं आपकी समरी का क्वेश्चन आ जाए ऐसे टाइप का, उसमें आप लिख सकते हैं कि ये जो अबाउट द नावल लिखेंगे तब उस डिटेल में आप लिख सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस है कांतापुर का उसमें 19 चैप्टर्स हैं। और जब आप 19 लिखेंगे तो ये ऐसे न्यूमेरिक नहीं, वो नंबर नहीं लिखना, 19 की फुल स्पेलिंग लिखनी है ऐसे करके। तो ये बात आपके क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस स्टोरी में जैसे कि हमें पता है 19 चैप्टर हैं। अब हर एक चैप्टर में आपकी कहानी ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। अब एक फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें क्या कहानी का कॉन्टेक्स्ट दिया है, उसके बाद की कहानी दूसरे चैप्टर में है, उसके बाद की कहानी अगले चैप्टर में, ऐसे करके हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि जब हम समरी पढ़ रहे होंगे वो समरी क्या काम आएगा? एक तो समरी का क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर किसी का कैरेक्टर स्केच का भी अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो उसमें भी आप देखेंगे लगभग की समरी ही लिखनी होती है। लेकिन उस कैरेक्टर का जो भी रोल है कहानी में, जहाँ भी कहानी उस कैरेक्टर से जुड़ी है उस कहानी से वही हिस्सा उठाकर हम उस कैरेक्टर के डिटेल में लिखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपने समरी को क्लियर करना है कि क्या कहानी दी हुई है और कैसे डिटेल में कहानी आगे बढ़ती है। मैंने पहले एक लगभग आपको आइडिया दिया हुआ है कि कहानी में क्या दिया गया है। उसके बाद हम चैप्टर्स में समरी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और किसी भी वीडियो को हम बहुत ज्यादा टाइम का नहीं बनाएंगे। छोटे छोटे वीडियो करके मैं अपलोड करना चाहती हूँ ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी हिंदी समरी हम जानेंगे। तो बच्चों, कहानी शुरू होती है कांतापुर विलेज की। अब उसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि यह कहानी लगभग 100 वर्ष पहले, लगभग 100 वर्ष पहले की बताई गई है। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है और ये साउथ इंडिया का मैंने मैप बना दिया। जैसे आजकल यहाँ पे मुंबई है, ये केरल है, ऐसा करके, और ये श्रीलंका का मान लीजिए नक्शा है। अब साउथ इंडिया की ही कहानी हमारे चैप्टर में दी गई है। और इस साउथ इंडिया में अभी पूरे इंडिया में आज के समय क्या है, ऐसे प्रांत बनाए हुए हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे केरल है, कर्नाटक है, यहाँ पे तमिलनाडु है, ऐसे करके फिर उड़ीसा है और आंध्र है और तेलंगाना है, ऐसे करके स्टेट बनाए हुए हैं। लेकिन जब यह कहानी लिखी गई थी तब यह सब राज्य नहीं थे। तब क्या होता था, तब साउथ इंडिया में से लेकर पूरे इंडिया में क्या होते थे, प्रोविंसेस बनाए गए थे, प्रांत बनाए गए थे। जैसे इधर ईस्ट वेस्ट में था, ये बॉम्बे प्रोविंस होगी, प्रेसिडेंसी थी आपकी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, ऐसे करके प्रांत थे। तो उन्हीं प्रांतों का जिक्र किया गया है। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद फर्क ना पड़े। उनको क्या लगता है कि जो भी हमारे चैप्टर में दिया गया हम उसको पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत करेगी कि कारा प्रदेश कहाँ से आ गया। उनको इमेजिनेशन में ऐसे लगेगा कि ये तो काल्पनिक दुनिया है। लेकिन मैं उनके लिए एक क्लैरिटी मैं आपको करना चाहती हूँ कि पहले 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष पहले कारा प्रदेश इस प्रकार से हमारे जो ये इंडिया था ऐसे डिवाइडेड था। तो कारा प्रदेश की बात की गई है। मैंने सिर्फ इस वर्ड पर इतनी डिटेल आपको बता दी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि राइटर कहना क्या चाहते हैं। देखिए, लेखक उपन्यास की कहानी कांतापुर गांव से वर्णन से आरंभ करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं एक एक वर्ड को ना पढ़ के आपको लगभग इसका ओवर आइडिया आपको दूंगी, ओवरव्यू आइडिया आपको इस कहानी का मैं बताऊंगी। तो बच्चों, कांतापुर गांव से आरंभ होती है कहानी। कारा प्रदेश के छोटे से गांव की बात है और कृषि प्रधान है। अब आपके छोटा क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। हम समरी के साथ साथ, चैप्टर्स की समरी के साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर भी करते चलेंगे। एक तो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, एक आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, पेपर में दोनों आएंगे। और
शॉर्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है कि आपका जो नावल है वो नावल कैसे शुरू होता है, उसकी शुरुआत कैसे, ओपनिंग लाइंस ऑफ द नावल, उसके बारे में छोटा क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चों उसके बारे में हमने बताया कि ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक परिस्थिति के संदर्भ में यह कहानी खुलती है। और इसमें बताया जाता है कि साउथ में एक कोई विलेज था, जैसे आजकल ये हम कह सकते हैं जैसे केरल है ना, यहाँ पे जो करेले की सेब का एक स्टेट है। बच्चों आपको इंडिया का मैप का तो पता ही होना चाहिए, इट इज ए पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों केरल के आसपास की कहानी है। यहाँ पे इधर हो गया ईस्टर्न घाट, इधर हो गया वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। घाट मतलब समुद्र के लगते जो ये भारत का ये जो हिस्सा है ना, जमीनी हिस्सा, यहाँ पे पहाड़ वहाड़ होते हैं बहुत सारे। हिमाचल और जम्मू के पहाड़ अलग है, यहाँ के पहाड़ अलग है, वो एक ज्योग्राफी का पार्ट है। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे जो गांव है कांसापुर, वहाँ की ज्योग्राफी डिसाइड करेगी कि किसी एरिया में कौन सी फसलें होंगी। तो इस गांव में क्या क्या होता था, तो इस गांव में इलायची, कॉफी, चावल, गन्ना जैसी फसलें उगती थी। जातिग्रस्त गांव है। तो बच्चों ये तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होगी। एक तो पूछ सकते हैं कि ओपनिंग लाइन क्या थी, एक पूछ सकते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियां क्या थी कहानी की। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे राइटर कहते हैं कि इस गांव में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जातियों के लोग रहते थे। और उसके अलावा हमारे राइटर ने बताया है कि जो गांव के लोग थे केंचमा नामक देवी की पूजा करते थे। बच्चों कैरेक्टर की मैंने बात की थी, कैरेक्टर पे वीडियो बना था। जो देवी का नाम है वो केंचमा है, और जो नरेट करती है कहानी को उन दादी अम्मा का नाम है अचक्का। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, अचक्का दादी जी हैं, केंचमा आपकी देवी है गांव की। और ऐसा माना जाता है कि गांव में एक राक्षस ने एक बार हमला कर दिया था, और वो क्या करते थे कि गांव के जो यंग बॉयज थे, यंग लड़के थे, यंग आदमी थे, उनको वो मार देता था राक्षस, और गांव की औरतों को एक्सप्लॉइट करता था, उनका शोषण करता था। तो इस प्रकार से गांव की देवी की उन्होंने पूजा की। और उसके बाद माता ने क्या किया, ये जो केंचमा माता थी इनकी, इन्होंने इस माता जी ने उस राक्षस का वध किया एक पहाड़ी पर, और उस पहाड़ी का रंग आज भी लाल है। और दादी अम्मा अचक्का कहती हैं कि बताओ मेरी सिस्टर, ऐसे किसी को कहानी सुनाते हुए, अगर हमारे केंचमा माता ने उस राक्षस का वध नहीं किया होता तो इस पहाड़ी का रंग लाल क्यों होता। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। तो आगे की बात बताई गई है कि इस उपन्यास में एक मूर्ति नामक जो लड़का है वह ब्राह्मण जाति का लड़का है, और यह बाहर पढ़ता था लड़का। और ब्राह्मण जाति का जो लड़का मूर्ति है यह मेन कैरेक्टर है इस कहानी का। एक और बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन कि सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, प्रोटोगोनिस्ट कौन है, नायक कौन है आपकी कहानी में, और वो जो नायक है उसे किस आधार पर आप नायक मानते हैं। तो बच्चों मूर्ति जो है इस कहानी का एक सबसे हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। मूर्ति के आसपास ही कहानी आगे बढ़ेगी, ऐसा हम देखेंगे आगे कि कैसे मूर्ति के बिना यह कहानी अधूरी हो सकती थी। तो इस बात का जिक्र आप समरी में कर सकते हैं, इस बात का जिक्र मूर्ति के कैरेक्टर स्केच में कर सकते हैं, इस बात का जिक्र किसी कहानी में जहाँ पे भी मूर्ति का जिक्र आएगा, किसी दूसरे कैरेक्टर का जिक्र आ जाए और उसके साथ मूर्ति की बात जुड़ी हो, वहाँ पे भी इस बात को लिख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन लिखने का यही तरीका है कि आप कहानी को समझेंगे, समरी को समझेंगे, स्टोरी को समझेंगे, और उसके बाद उसमें जो लाइन आपको समझ आई, कुछ पैराग्राफ आपको समझ आए, उस पैराग्राफ का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक तो होता है कि कोई भी क्वेश्चन फटाफट पढ़ लिया, रट लिया, खत्म, ये तरीका मुझे समझ नहीं आता। बच्चों को जब तक अपनी क्रिएटिविटी आप उसमें नहीं उभार के सामने ला पाओगे तो फायदा क्या है। स्टडी का मतलब सिर्फ एजुकेशन का मतलब सिर्फ आप पढ़ के पेपर पास कर दिया यही नहीं होता। एजुकेशन और स्टडी का मतलब है कि आप अपनी तरफ से क्या सीख पाए, आपके जीवन में वो चीज कैसे काम आई। अब ये मूर्ति तो शायद आपके जीवन में काम ना भी आए, पता नहीं से आप कुछ सीख पाओगे, शायद वो आपकी जिंदगी में काम आ जाए। लेकिन जब हम मूर्ति को पढ़ रहे होंगे, मूर्ति के साथ साथ दूसरे कैरेक्टर्स को भी पढ़ रहे होंगे, उनको पढ़ते पढ़ते हमें समझ आना चाहिए कि इसको पढ़ने के दौरान हमने अपनी कौन सी आदतों का विकास किया, कौन सी हैबिट्स हमने डेवलप करी, और वो हैबिट्स हमारी लाइफ में कैसे काम आएंगी। ये है आपकी रियल एजुकेशन। तो बच्चों आज की वीडियो हम ज्यादा नहीं खींचेंगे, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम
इस पहले चैप्टर को खत्म करेंगे। इसमें इसकी हिंदी समरी समझेंगे और उसके साथ साथ कैसे आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, ये चीज हम साथ के साथ सीखेंगे। अगर आपको लगता है कि इसी प्रकार से हमारी स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए, इसी प्रकार से हमने वीडियो बनानी चाहिए, तो आप बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इतना कुछ नहीं चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं बस आप ये समरी है, समरी में समझा दीजिए, आगे हम खुद कर लेंगे। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं जिस तरीके से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ वही चाहिए, आपके जो भी राय है, जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जरूर होगा। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक।